बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर सीखेंगे कि ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन एक सेंटेंस को कितने तरीके से घुमा फिरा के बनाया जा सकता है, ग्रामर अदल बदल के कितने तरीके से यूज करी जा सकती है। कई बार एज मच एज कह देते हैं, एज वेल एज कह देते हैं, कई बार केवल दा लगा देते हैं, दा मोर लगा देते हैं, जितना टाइम उतना टाइम, बस इतना टाइम, बस इतना ही। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको इंग्लिश में किस तरीके से हमें सेंटेंस में बोलना होता है वो सब सीखेंगे। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, वीडियो को प्लीज पूरा देखा करें या फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर लिया करें। जब टाइम मिले तो कंप्लीट जरूर किया करें। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हम ढूंढ के लाते हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि उठ के आए और अचानक से कुछ भी बक दिया, राइट। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो जनरली हमको लगता है कि लोग गलत बोल रहे हैं, हमारी क्लासेस में आने वाले स्टूडेंट्स गलत बोलते हैं, लर्नर्स जो गलत फहमी के कारण गलत बोल रहे होते हैं। तो ईच एंड एवरी सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे कि सब तैयार हो गए बस तुम ही रह गए हो। वाइफ ने कहा कि सब तैयार हो गए बस तुम ही रह गए हो। दो तीन तरीके से कहेंगे इसी चीज को, जो ग्रामर यूज करेंगे उसको समझेंगे। सब तैयार हो गए बस तुम ही रह गए हो। सो एवरीवन एल्स इज रेडी, यू आर द ओनली वन लेफ्ट। हम यहाँ पर एल्स पता है क्यों कह रहे हैं, कहा ऐसे भी जा सकता है, एवरीवन इज रेडी, यू आर द ओनली वन लेफ्ट। तो दो सेंटेंसेस थोड़ा मैच नहीं करेंगे। एल्स का मतलब है अलावा। मैंने पहले ही सेंटेंस में कह दिया एवरीवन एल्स इज रेडी, क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूं तुम्हारे अलावा, राइट। सो एवरीवन एल्स इज रेडी, यू आर द ओनली वन लेफ्ट, तुम ही हो अकेले बचे हुए, राइट। वर्ड ऑर्डर देख लीजिएगा। इसी चीज को थोड़ा घुमा के कहा जा सकता है और ज्यादा एम्फेसाइज करके, एवरीवन एल्स इज रेडी, इट्स जस्ट यू हु इज लेफ्ट, इट्स जस्ट यू, बस तुम ही हो जो बचा है। हु इज लेफ्ट, जो बचा है। हु का मतलब हो गया जो। सो एवरीवन एल्स इज रेडी, इट्स जस्ट यू हु इज लेफ्ट, या फिर यू आर द ओनली वन लेफ्ट। आई होप समझ में आया होगा कि इस वर्ड ऑर्डर को थोड़ा सा याद कर लेना होता है रिपीट करके एक बार। अगर आपको कहना पड़े कि बस तुम ही तो हो जिसने पैसे मुझसे उधार लिए थे, तुम ही तो हो जिसने मुझसे पैसे उधार लिए थे, इस सेंटेंस को आप बोलने की कोशिश करिएगा। सेम दोनों स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बन सकता है, उनको यूज करके। टेक ए पॉज, लिखने की कोशिश करिए, हम आपके सेंटेंसेस चेक करेंगे, राइट। सब अगला सेंटेंस देखिए, लिखने के बाद फिर अगला देखेगा कि जितनी देर तुम्हें ताला लगाने में लगेगी इतनी देर में मैं तैयार हो जाऊंगा। उन्होंने कहा एवरीवन एल्स इज रेडी, इट्स जस्ट यू हु इज लेफ्ट, जितनी देर तुम्हें ताला लगाने में लगेगी इतनी देर में तैयार हो जाऊंगा। अब जितना और उतना, देखिए तीन चार तरीके से इसको कहा जा सकता है। द टाइम कह सकते हैं, एज मच एज टाइम भी कह सकते हैं। तो इस भाव को प्रकट करने के लिए क्या ग्रामर लगेगी, कौन कौन सी ग्रामर यूज करी जा सकती है वो समझते हैं। जितनी देर तुम्हें ताला लगाने में लगेगी उतनी देर में मैं तैयार हो जाऊंगा। देखिए, एक तरीके से मैंने कहा आई विल बी रेडी इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। सेम अमाउंट ऑफ टाइम पता है क्वांटिटी के लिए कह रहे हैं। सो आई विल बी रेडी इन द सेम टाइम कह सकते हैं। अमाउंट ऑफ टाइम लगा गया, थोड़ा और क्लियर कर दिया। आई विल बी रेडी इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स यू टू लॉक द डोर। इसमें देखिए वही 45 ग्रामर के रूल्स होते हैं, लेकिन वो घुमा फिरा के यूज करे जाते हैं। देखिए, हमने यहां पर कह दिया आई विल बी रेडी। दो सेंटेंसेस हैं, ताला लगाने में देर लगेगी, मैं तैयार हो जाऊंगा। तो दो बार गागा वाला जो सेंटेंस आ गया है, तो एक को न्यूट्रल कर देते हैं, प्रेजेंट में कह देते हैं, अगले में डबल एल विल लगा देते हैं, राइट। सो आई विल बी रेडी इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स यू टू लॉक द डोर। इट विल टेक यू टू लॉक द डोर कह देंगे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। आई होप वही बेसिक रूल यहां पर यूज कर रहे हैं, लेकिन हम सुनते समय इग्नोर कर देते हैं, बोलते समय यही गलतियां करने लग जाते हैं। सो आई विल बी रेडी इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स यू टू लॉक द डोर। सेम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद में देखिए हम इसको ना इंग्लिश वाली वो पूरी जो बार बार जो यूज करते हैं, जितना टाइम तुम्हें लगता है उतना टाइम मुझे नहीं लगता, तो जितना उतना यूज तो होगा लेकिन उस जगह पर यूज नहीं होगा। इंग्लिश के सेंटेंस में हम क्या करते हैं, उन वर्ड्स को उसी जगह फिट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूं। एक तरीके से आपने कह दिया इसी चीज को, कोई आई विल बी रेडी इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स यू टू लॉक द डोर। इसी बात को आप एज मच एज कह दीजिए, एज मच टाइम एज इट टेक्स यू टू लॉक द डोर। एज मच टाइम एज इट टेक्स you to lock the door is sufficient for me to get ready। जो हम जितना और उतना है ना, इंग्लिश में एक्शन में इकट्ठा ही बोल देते हैं, राइट। या तो ये या तो वो भी इकट्ठा बोल दिया जाता है। जैसे कि अब ये जो एज मच एज है, राइट, इसको पर्पस को समझिए। पहला वाला जो एज है इसका मतलब है उतना, और अगला वाला जो एज है इसका मतलब है जितना। अब मैंने कहा एज मच टाइम यानी उतना टाइम, और आगे वाला एज है जितना, एज इट टेक्स यू टू लॉक द डोर। So as much time, उतना टाइम as it takes you to lock the door, उतना टाइम जितना तुमको लगता है डोर लॉक करने में। As much time as it takes you to lock the door is sufficient for me to get ready। मेरे लिए काफी है इतना ही तैयार होने के लिए। आई होप समझ में आया होगा। तो जब आप as much as कहते हैं, और उसी तरीके से as well as भी है, पहले वाली चीज की बात कर रहे होते हैं, आगे वाली एडिशनल होती है। मैं यूज करके बताऊंगा आगे के सेंटेंसेस में। So as much time as it takes you to lock the door is sufficient for me to get ready।
मेरे लिए काफी, इतनी देर में तैयार हो जाऊंगा। तो हमने करा क्या, वर्ड्स बदल दिए हैं, भाव सेम है हमारा, फीलिंग वही है, मैसेज वही पहुंच रहा है। तो सारे शब्दों को नहीं ट्रांसलेट करते। एक और तरीके से कह सकते हैं, देखिए दा जो है ना, दा एज की जगह पर दा मोर भी काफी ज्यादा कॉमन है इस प्रकार के सेंटेंसेस में। जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, सिमिलैरिटी बता रहे होते हैं, दा भी एज का ही काम करता है कुछ कंटेक्स्ट में। सो द टाइम इट टेक्स यू टू लॉक द डोर इज इनफ फॉर मी टू गेट रेडी। द टाइम, इसमें एक्शन में ना भाव क्या है, भाव हमारा यह है कि हम टाइम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम टाइम की ही बात कर रहे हैं, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसको केवल मेन जगह पर रखने की कोशिश होती है, इस ग्रामर को, वर्ड ऑर्डर को इस तरीके से लगा करके। द टाइम इट टेक्स यू टू लॉक द डोर इज सफिशिएंट फॉर मी टू गेट रेडी। 3 तरीके से आपने कह दिया इसी सेंटेंस को। वर्ड ऑर्डर एक बार याद कर लीजिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन अगर रह जाता है माइंड में वीडियो को देखते समय, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शंस। आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हमेशा हम तैयार बैठे हैं, पूरा दिन फ्री बैठे रहते हैं। आप क्वेश्चन करिए, हम आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर देंगे, राइट, एक्सप्लेन कर देंगे जो गलत हो गया होगा। नाउ, नहाओ नहीं तो कम से कम मुंह ही धो लो, उन्होंने कह दिया नहाओ नहीं तो कम से कम मुंह ही धो लो। तो नहाओ नहीं तो ये इडियोमेटिक तरीका हिंदी में है, थोड़ा घुमा फिरा करके इंग्लिश में कह देंगे घुमा फिरा के। इफ यू आर नॉट रेडी टू शावर, इफ यू आर नॉट रेडी टू शावर एटलीस्ट वॉश योर फेस। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था। इफ यू आर नॉट रेडी टू शावर एटलीस्ट वॉश योर फेस, कम से कम मुंह ही धो लो। अगर मैं यहां पर कह दूं कि नहाना तो छोड़ो, मैं तो मुंह भी नहीं धोऊंगा, नहाना तो छोड़ो मैं तो मुंह भी नहीं धोऊंगा। लेट अलोन टेकिंग शावर, लेट अलोन टेकिंग अ शावर, आई एम नॉट इवन गोना वॉश माई फेस, मैं तो अपना मुंह भी नहीं धोऊंगा। फॉरगेट अबाउट टेकिंग शावर, आई एम नॉट इवन गोना वॉश माई फेस, मैं तो मुंह भी नहीं धोने वाला हूं, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। आई एम गोना गो लाइक दिस, आई एम गोना गो लाइक दिस, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। सो आपके पर्स में बस पैसे होने चाहिए, मुंह कोई नहीं देखता। जैसे जहां भी आप जा रहे हैं आपके पर्स में केवल पैसे होने चाहिए, आपका मुंह कोई नहीं देखता है। सो जब यहां पर हम जोर दे रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, पैसा। सो ऑल यू नीड टू हैव, यानी सिर्फ यही होना चाहिए। ऑल आई वॉन्ट टू से इज, जो बस यही जो मैं कहना चाहता हूं, राइट। सो आपके पर्स में बस पैसे होने चाहिए, मुंह कोई नहीं देखता है। सो ऑल यू नीड टू हैव इज मनी, यानी कि ऑल यू नीड टू हैव यानी कुल मिलाकर के सब है। ऑल का मतलब हो गया कुल मिलाकर के। ऑल यू नीड टू हैव इज क्या है वो, मनी इन योर वॉलेट। All you need to have is money in your wallet. No one cares about your face. कोई आपके चेहरे को नहीं देखता। No one cares about your face कह सकते हैं। No one gives a shit about your face। थोड़ा कॉन्वर्सेशनल है और बहुत कैजुअल कॉन्वर्सेशन में कह सकते हैं। So all you need to have is money in your wallet. No one gives a shit about your face। कोई आपके चेहरे को इंपॉर्टेंस नहीं देता, कोई नहीं सोचता आपके चेहरे के बारे में। So all you need to have is money. All you need to have is क्या है वो, money in your wallet, right? Now रेस्टोरेंट में थोड़ी भीड़ कम हो जाने दो फिर चलेंगे। रेस्टोरेंट में थोड़ी भीड़ कम हो जाने दो फिर चलेंगे। देखिए भीड़ कम हो जाना लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, आप इमेज बना करके देखिए। भीड़ क्या हो सकती है, क्लियर आउट हो सकती है, क्लियर, राइट। रिड्यूस भी हो सकती है अगर आप एक वर्ड यूज करना चाहें, 4-5 तरीके से कहते हैं इसी बात को। सो लेट द क्राउड थिन आउट अ बिट। थिन आउट ये अपने आप में एक कॉमन एक्सप्रेशन है। लेट द क्राउड थिन आउट अ बिट एट द रेस्टोरेंट एंड देन वील गो। उसके बाद हम चलेंगे। थिन आउट कह सकते हैं, लेट द क्राउड क्लियर आउट अ बिट। क्लियर आउट कहना भी काफी ज्यादा कॉमन है। तो रिलेटेड वर्ड्स ये आते कैसे हैं, सुन सुन के समझ में आते हैं। अदरवाइज हम कम हो जाने के लिए लेस, रिड्यूस यूज करते रहेंगे। कहने को आप ऐसे भी कह सकते हैं, लेट द क्राउड रिड्यूस अ बिट एंड देन विल गो। उसके बाद हम चलेंगे। नाउ उस रेस्टोरेंट पे बंद होने तक उतनी ही भीड़ रहेगी। अब उतनी ही यानी एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस रेस्टोरेंट पर बंद होने तक उतनी ही भीड़ रहेगी। थोड़े अपने शब्दों में इमेज बना लीजिए कि भैया भीड़ कब तक रहेगी, जब तक वो रेस्टोरेंट बंद होगा। तो थोड़ा घुमा फिरा के सोचना शुरू करना पड़ता है, इंग्लिश में सोचना जिसको कहते हैं। तो उस रेस्टोरेंट पे बंद होने तक उतनी ही भीड़ रहेगी। सो द रेस्टोरेंट इज गोना स्टे एज क्राउडेड अंटिल इट क्लोजेज। द रेस्टोरेंट इज गोना स्टे एज क्राउडेड। एज मतलब कह दिया उतना ही, राइट। ये एक्शन में केवल हमने यहाँ पे समझने के लिए हिंदी के हिसाब से लगाया है, अदरवाइज इसकी जरूरत भी नहीं होती है। द रेस्टोरेंट इज गोना स्टे क्राउडेड अंटिल इट क्लोजेज, इतना कह देंगे, यही काफी होता है कहना। इंग्लिश में हम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं एक्चुअल में जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में यूज नहीं किए जाते हैं। वॉइस टोन को ऊपर नीचे करके बोल दी जाती है वो सारी बातें, लेकिन समझने के लिए अच्छा था। तो अगर आप एज यहाँ यूज कर भी रहे हैं तो सेंटेंस इज स्टिल ग्रामेटिकली करेक्ट। नाउ क्यों ना इस बार ढाबे पे चलें। जैसे बात हो रही है रेस्टोरेंट की, मैंने सजेशन दे दिया, क्यों ना इस बार ढाबे पर चलें। तो जब भी हम किसी चीज से कोई सजेशन मांगते हैं, कहने को तो हम लिटिल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट गो टू अ ढाबा दिस टाइम। व्हाई नॉट गो टू अ
ढाबा दिस टाइम, इस तरीके से कह दिया, लेकिन आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ अबाउट वी गो टू अ ढाबा दिस टाइम। हाउ अबाउट कह देते हैं ये कैसा रहेगा, सो हाउ अबाउट गोइंग टू अ ढाबा दिस टाइम, हाउ अबाउट वी गो टू अ ढाबा दिस टाइम, राइट। इस तरीके से आपने कह दिया, या फिर कह दीजिए हाउ अबाउट गिविंग अ ढाबा अ ट्राई दिस टाइम। गिविंग ए ढाबा ए ट्राई, यानी कि जब भी हम किसी को कहते हैं कुछ चीज ट्राई कर लीजिए तो गिव इट ए ट्राई, राइट, गिव इट ए ट्राई, इसको एक बार ट्राई कर लो, या फिर ऐसे लिटरल हिंदी कहें तो प्लीज ट्राई दिस, ये हो गया ट्रांसलेशन, गिव इट ए ट्राई, ये इडियोमेटिक तरीका हो गया इंग्लिश में। सो व्हाई नॉट हाउ अबाउट गिविंग अ ढाबा अ ट्राई दिस टाइम, यानी कैसा रहेगा ढाबे को एक ट्राई करें या ट्राई दें, इस प्रकार से इंग्लिश में उल्टा बोल दिया जाता है। एक और तरीके से बोल के देख लीजिए, हाउ अबाउट ट्राइंग अ ढाबा दिस टाइम, ये लिटरल ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन कोई बुरी बात नहीं है, आप मैसेज पहुंचा पा रहे हैं, दैट्स इट। नाउ जितनी देर ढाबे पे पहुंचने में लगेगी इतनी देर में तो खाना खाकर वापस भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक इमेज बनाइए, देखिए मैं आपको सोचने का हिंट दे देता हूँ किस प्रकार से सोचना होता है हमें इंग्लिश में। जितनी देर ढाबे पे पहुंचने में लगेगी इतनी देर में तो हम खाना खा के वापस आ जाएंगे। अब जितनी देर यानी कि वहां पहुंचने तक की जब बात कर रहे हैं तो बाय द टाइम कह सकते हैं, एज मच टाइम भी कह सकते हैं, दो तीन तरीके से लिख के बताता हूं, खुद समझिएगा, हिंदी मिलान मत करिएगा, बस अवस्था में समझिए कि जब इस प्रकार से कोई सेंटेंस कहेंगे हम तो किस भाव से तीन तरीके से बोला जा रहा है बदल के। जैसे कि बाय द टाइम वी इवन गेट टू ढाबा, बाय द टाइम वी इवन गेट टू ढाबा वी कुड ईट एंड बी बैक ऑलरेडी, यानी कि जब तक हम पहुंचेंगे, बाय द टाइम वी गेट टू ढाबा वी कुड इवन ईट एंड बी बैक ऑलरेडी, यानी कि वापस आ सकते हैं, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक हम खा करके आ चुके होंगे दूसरी सिचुएशन में। ये कम शब्दों में एक सेंटेंस को इस तरीके से बना दिया गया। इन्हीं शब्दों को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिए, जरूरी नहीं है इस स्ट्रक्चर पे बोलें, पता होना चाहिए, इस तरीके से कोई कह देगा तो चल जाएगा। दूसरा थोड़ा इजी वर्जन है, आप कह सकते हैं द टाइम इट विल टेक अस टू गेट टू ढाबा, the time it will take us to get to dhaba we can eat somewhere else and come back in the same time। ये एक्चुअल में समझने में इजी क्यों हो रहा है, बिकॉज ये हिंदी के सारे शब्द हमने इस्तेमाल कर दिए हैं इसमें। और बेसिक रूल्स वही ग्रामर के हिसाब से बनाया है। द टाइम, जितना समय, इट विल टेक अस टू गेट टू ढाबा, जितना समय हमें लगेगा पहुंचने में, वी कैन ईट समवेयर एल्स, कहीं और खा लेंगे, एंड कम बैक इन द सेम टाइम, इतने ही समय में वापस आ सकते हैं। तो नीचे वाला वर्जन है वो भी बहुत अच्छा है और ऊपर वाला बिल्कुल नेचुरल है। अगर कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर कह देता है तो बाय द टाइम वी इवन गेट टू ढाबा वी कुड ईट एंड कम बैक ऑलरेडी, ये उसका कहने का पूरी उसने भावना पहुंचाई है कि इतनी देर में पहुंचेंगे, इतनी देर में तो ऑलरेडी घर पे होंगे खाना खा पी करके। ये भाव है उसका लिटरल, जो एक एग्जैक्ट भाव प्रकट करने का तात्पर्य था। नीचे वाले सेंटेंस में भी आपने मैसेज लगभग पहुंचा दिया, द टाइम इट विल टेक अस टू गेट टू ढाबा वी कैन ईट समवेयर एल्स एंड कम बैक इन द सेम टाइम, आपने ऐसे कह दिया। एक और तरीके से बोल दीजिए। देखिए ये सारे सेंटेंसेस जो अल्टरनेटिव्स मैं बता रहा हूं ना, आप लॉजिकली देखिएगा, मैं केवल 45 ही ग्रामर के रूल्स यूज कर रहा हूं, एज मच एज वेल एज, दैट टाइम, मोर टाइम, विल, कैन, कुड, शुड, वुड। 45 रूल्स को सीखने में अगर आप एक रूल सही से समझते हैं रोज तो 45 दिन लगने चाहिए। पता नहीं समय क्यों लग रहा है, समय सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद आपको जो व्यक्ति ग्रामर समझा रहा है, एज मच एज का तात्पर्य समझा रहा है, जैसे विल का एग्जाम्पल दूं मैं आपको अगर कोई विल इस प्रकार से समझा रहा है कि गा गे घी से समझिए विल, जहां गा आएगा घी आएगा वो विल लगेगा, तो बिल्कुल गलत है, फिर आप हमेशा विल में अटके रहेंगे। जबकि विल को समझने का तात्पर्य यह है कि जो अभी नहीं है और पहले भी नहीं था, उस अवस्था में विल कहता हूं। इस प्रकार से हमें यह नहीं समझना होता कि विल किस अवस्था में लगेगा, आप ऐसे समझिए, क्योंकि रूल केवल 45 है। समझना यह होता है कि ये रूल, ये शब्द किस अवस्था में नहीं लगेगा। आप आइए लाइव सेशन में आइए, ओह सॉरी, देखिए आप लाइव सेशन हमारी लाइव क्लासेस में आ सकते हैं। देखिए उसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस सेशन में ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप 200-300 पार्टिसिपेंट के साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो रियल टाइम में जब बातें करेंगे तो एक बात को कहने के लिए इस प्रकार के अनगिनत सेंटेंसेस आपको सुनने को देखने को मिलते हैं। वहां पर कोई व्यक्ति ये स्ट्रक्चर यूज करता है, कोई थोड़ा सा बातूनी होता है, वो एक की बजाय 5 सेंटेंसेस बोलता है लेकिन उसके मैसेजेस बड़े क्लियर होते हैं, कोई थोड़ा सा इडियोमेटिकली बोल देता है। तो ये ऑल्टरनेटिव्स हमें पता कैसे चलेंगे? जब हम दूसरे लोगों की इंग्लिश को सुनेंगे। तो वहां पे आप जब चाहें जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप शुरुआत में ये सोचिए कि खुद से बिल्कुल भी नहीं आता आपको, लेकिन जब आप उनकी कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है, तो लोग ग्रुप कॉल स्टार्ट करके 4-5 लोग डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, बातचीत करते हैं किसी मुद्दे पे, सिर्फ उस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे तो वो रियल कॉन्वर्सेशन होगी, किताबी इंग्लिश नहीं होगी वो। तो 10 सेंटेंस सुनेंगे, एक तो समझ में आएगा, जब समझ आ जाएगा तो अगली बार में वो बोलने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अकेले बैठे रहेंगे तो बोलेंगे किसके साथ, राइट? तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। और फिर ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन जो कंफ्यूजन रह जाते हैं, कोई ग्रामर समझ नहीं आ रही, शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर आइए,
सारे कंफ्यूजन 15 दिन में बिल्कुल दूर हो जाएंगे, ग्रामर समझ में आ जाएगी, सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। और सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए, फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। उसके लिए आपको यहाँ प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे और सब कुछ बड़े ही, इंडिया में लगभग सबसे सस्ता, एकदम मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम, ताकि बिल्कुल फ्री की भीड़ ना लग जाए। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी डिटेल्स आप वहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा होता तुम खाना घर पे ही बना लेती, मैंने उनको कह दिया अच्छा होता तुम खाना घर पर ही बना लेती। देखिए सिंपल, इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड जस्ट कुक्ड एट होम। सिंपल हम ये बता रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं, अच्छा होता पास्ट में अच्छा हो गया होता, सो इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड जस्ट कुक्ड एट होम। सिंपल सा सेंटेंस है, कंडीशनल है बस। अच्छा होगा तुम अपना मुंह बंद कर लो। उन्होंने मुझसे कह दिया, अगर मैंने उनसे कहा इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड जस्ट कुक्ड एट होम, उन्होंने कह दिया अच्छा होगा तुम अपना मुंह बंद कर लो। सो इट वुड बी बेटर इफ यू जस्ट कीप योर माउथ शट। एक तरीके से कहा, और कई जगह आपको सुनने को मिलेगा या लिखा हुआ भी देखने को मिल जाता होगा, यू वुड बेटर कीप योर माउथ शट। ये वाला जो डी है ना, यू वुड बेटर कीप योर माउथ शट, ये हैड होता है एक्चुअल में। लिखते समय लिख देते हैं यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट, जब हम किसी व्यक्ति को सजेशन दे रहे होते हैं प्रेजेंट में ही या फ्यूचर के लिए भी कि ऐसा अच्छा रहेगा अगर कर लो तो यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट। यू हैड बेटर प्रैक्टिस फॉर 1 आवर एवरी डे। यू वुड बेटर प्रैक्टिस फॉर 1 आवर एवरी डे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप रोजाना 1 घंटा प्रैक्टिस करें तो अच्छा रहेगा अभी या फ्यूचर में। तो हेड के साथ भी अगर ये वाला जो डी शॉर्ट फॉर्म है ये हेड है एक्चुअल में, राइट। तो यू वुड बेटर कीप योर माउथ शट, इस तरीके से आप किसी को सजेशन दे सकते हैं, बेटर रहेगा। या फिर इट वुड बी बेटर इफ यू जस्ट कीप योर माउथ शट, उन्होंने कह दिया। ये तो बिल्कुल एक बेसिक तरीका है। तो बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। एक लास्ट सेंटेंस है हमारे पास में, तुम्हें मेरे मुंह की बड़ी चिंता है। कभी कहती हो धो लो, कभी कहती हो बंद कर लो। ये सेंटेंस तो मैंने कह दिया कि तुम्हें मेरे मुंह की बड़ी चिंता है, कभी कहती हो धो लो और कभी कहती हो बंद कर लो। ये एक इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। सो यू आर सो कंसर्न्ड अबाउट माई माउथ, यू आर सो कंसर्न्ड अबाउट माई माउथ। समटाइम्स यू टेल मी टू वॉश इट एंड अदर टाइम्स यू टेल मी टू शट इट। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको कुड, वर्ड, शुड और विल कहाँ लगता है, शेल कहाँ लगता है, डिस्पाइट का मतलब बावजूद होता है, अगर इतनी हिंट है तो फिर अब आपको रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है। 2 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे, फ्लुएंसी आ जाएगी। लेकिन अगर आप विल के, कैन के, कुड के सारे अर्थ ढूंढते रहेंगे कहां कहां यूज हो सकता है, तो 10,000 जगह पे यूज हो सकता है, वो कंफ्यूजन ही होता चला जाएगा, सॉल्यूशन नहीं है उसका, राइट। तो आप लाइव क्लासेस में आइए, बाकी मैं आपके लिए हमेशा मौजूद हूं। बाय बाय।